अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। जी, आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। लास्ट टाइम हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ फर्दर डिफरेंशिएटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है, it refers to the presence or absence of another blood group system antigen which is called RH factor। अब अगर RH फैक्टर मतलब ये अगर ये एंटीजन मौजूद होगी तो उसके लिए साइन पॉजिटिव आएगा। अगर ये RH एंटीजन अगर ये एब्सेंट होगी तो उसके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मीन इस RH फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पर हम एबीओ ब्लड टाइप को फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। And RH blood group system is defined on the basis of RH factor present on the surface of the red blood cell। मीन अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर अगर ये एंटीजन मौजूद होगी तो हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, अगर नहीं होगी तो RH नेगेटिव। ये देखें बच्चे, ये मेरे पास RH फैक्टर है। अब यहाँ पर ये रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मौजूद है तो हमने बोला RH पॉजिटिव। अगर ये रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मौजूद नहीं है तो हम बोलेंगे RH नेगेटिव। अब इसके लिए हम ये RH वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? दिस सिस्टम इज़ नेम्ड RH after the rhesus monkey because this antigen was first discovered in it। क्योंकि ये जो RH जो फैक्टर है, ये जो RH एंटीजन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेसस मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से हमने इसका नाम भी क्या रख दिया, RH एंटीजन, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टाइनर इन 1930। अब अगर हम बात करें कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन कौन से जीन इनकोड कर रहे हैं, तो बच्चे इसको 3 जीन इनकोड करते हैं, जीन C, D एंड E विच ऑक्यूपाई 2 टाइटली लिंक्ड लोसाई C, D, E। और बच्चे उनमें से जो जीन D है उनके जो अलील्स होते हैं वो एक लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं और उसे हम बोलते हैं लोकस D। लेकिन जो दूसरे दोनों जीन होंगे, जीन C एंड जीन E, दे अल्टरनेटली ऑक्यूपाई द अदर लोकस। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो जीन कौन सा होगा, जीन D, और उसका जो लोकस होगा D लोकस, इट इज़ ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस। अब अगर हम जीन डी की बात करें बच्चे, हमारे पास 2 अलील्स होते हैं, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। जो कैपिटल डी होगा वो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल डी होगा वो रिसेसिव होगा। तो मीन अगर किसी पेशेंट की या अगर किसी पर्सन की जीनोटाइप कैपिटल डी है तो बच्चे उसका मतलब क्या है कि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन मौजूद है और उसे हम क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है तो बोथ केसेस के अंदर उसके अंदर RH एंटीजन होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव बोलेंगे। अब अगर उसकी जीनोटाइप होगी स्मॉल डी मीन होमोजाइगस रिसेसिव होगी तो इस केस में उसके ऊपर RH एंटीजन नहीं होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बोलेंगे। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की थी उसमें कहा था कि हमने जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए होगा उस ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट के अंदर नेचुरली तौर पर उसके अंदर बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, ये नेचुरली तौर पर होती हैं। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर RH एंटीबॉडीज़ सिर्फ उस वक्त बनेगी अगर उस पेशेंट के अंदर अगर वो RH एंटीजन जाएगी। अगर RH एंटीजन उस पेशेंट के अंदर जाएगी तब उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज़ बनाएगा, नेचुरली तौर पर ये नहीं बनती। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर वो RH जो हमारे पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नेचुरली तौर पर बनती हैं। लेकिन हमने कहा कि इधर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये RH एंटीबॉडीज़ उस वक्त बनेगी जब उनको कोई स्टिमुलस मिलेगा। मीन कि जब बाहर से कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आएगी तब उसके रिस्पॉन्स में क्या बनेगी, RH एंटीबॉडीज़ बनेगी। RH एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टिमुलस बाय अ ह्यूमन RH एंटीजन इट्स, मतलब वही अगर एंटीजन जाएगी तब ही उसके रिस्पॉन्स में RH एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH नेगेटिव तो बच्चे वो RH नेगेटिव वाला जो पेशेंट है वो अपने अंदर कभी भी RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा उस वक्त तक अगर उसकी बॉडी के अंदर बाहर से एंटीजन एंटर नहीं होती। तो जब तक उसको RH पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं लगेगा, मीन बाहर से उसके अंदर एंटीजन नहीं जाएगी, तो उसके ब्लड के अंदर कभी भी RH एंटीबॉडीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसको गलती से RH पॉजिटिव अगर हमने ब्लड लगा दिया, अगर RH पॉजिटिव डोनर हो और रिसिपिएंट के हो RH नेगेटिव, तो मुझे देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये D डोनर और R रिसिपिएंट। यहाँ पर जो डोनर है वो RH पॉजिटिव है, जो रिसिपिएंट है RH नेगेटिव है। तो इस रिसिपिएंट ने पहले इसने चूँकि
इसके अंदर वो एंटीजन नहीं थी तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही इस रेसिपिएंट को हम RH पॉजिटिव डोनर से अगर ब्लड लगाएंगे, तब RH पॉजिटिव जो डोनर होगा उसके अंदर एंटीजन होगी। जैसे ही एंटीजन उस रेसिपिएंट के अंदर जाएगी तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसके अगेंस्ट क्या बना देगा, RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेगा। और जो RH एंटीबॉडीज़ होंगी फिर वो आगे उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह काज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करें, अब हम डोनर जो कहते हैं वो डोनर हमारे पास है RH नेगेटिव, और अब जो रिसिपिएंट है वो है RH पॉजिटिव। देखिए अब हमने इनको उल्ट कर दिया। पहले हमने कहा था कि जो डोनर था वो RH पॉजिटिव था, जो रिसिपिएंट था वो RH नेगेटिव था। उस केस में अगर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को लगाएंगे तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर जाकर उसके एंटीजन के अगेंस्ट वहाँ पर RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो डोनर है वो RH नेगेटिव है, जो रिसिपिएंट है वो RH पॉजिटिव है। अब अगर इस डोनर, ये जो डोनर है RH नेगेटिव, अगर इसकी बॉडी के अंदर पहले कभी भी एंटीजन एंटर नहीं हुई तो वो किस बात की श्योरिटी होगी कि इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं। इट्स ब्लड इज़ फ्री ऑफ एंटीबॉडीज़। अब अगर इसके ब्लड के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ नहीं हैं तो फिर ये जो RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव को लगाएंगे तो फिर वहाँ पर बच्चे इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांस नहीं होंगे, वो कंपैटिबल है, हम उसको लगा सकते हैं। दोबारा सुन लें, जो RH नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो हम RH पॉजिटिव को लगा सकते हैं। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि इस RH जो नेगेटिव है इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। मीन ये वाला पेशेंट कभी भी पहले, ये वाला जो डोनर है ये कभी भी पहले RH एंटीजन से कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ था, इसके ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं, फिर हम RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटलस की। अब इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैटरनल फाइटल इनकम्पैटिबिलिटी, की माँ और बेटे उनके दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। और ये कब आती है, इधर देखें, जब जो मदर हो बच्चे वो हमारे पास RH नेगेटिव हो। अगर वो RH नेगेटिव है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, स्मॉल डी, क्योंकि RH नेगेटिव सिर्फ उस वक्त आएगी जब उसकी जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव होगी। अब उसका जो मतलब उनका जो उसका जो हस्बैंड होगा, अब बच्चे उसकी दो कंडीशन आ सकती हैं, या वो कैपिटल डी होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तब भी वो RH पॉजिटिव है। अगर वो हेट्रोजाइगस होगा तब भी वो क्या है, RH पॉजिटिव है। अब अगर ये देखिए मदर जो है ना उसने तो पक्का क्या रहना है, होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन हस्बैंड की टू पॉसिबिलिटी है, अगर हस्बैंड होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसके फिर जितने भी उनके बच्चे चिल्ड्रन होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, RH पॉजिटिव। क्यों RH पॉजिटिव होंगे, क्योंकि देखिए मदर से तो हमेशा क्या आना है, स्मॉल डी। तो इस कंडीशन में अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फिर फादर से क्या आएगा, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेंगे तो मतलब सारे के सारे जो चिल्ड्रन होंगे वो RH पॉजिटिव वाले होंगे। लेकिन अगर वो हस्बैंड जो है वो बच्चे होमोजाइगस, सॉरी वो अगर वो हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल डी स्मॉल डी हो, हेट्रोजाइगस, और जो वुमेन है वो तो हमेशा क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव। ये RH नेगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में उनके जो हाफ चिल्ड्रन होंगे, हाफ चिल्ड्रन बच्चे वो हमारे पास जिनके अंदर स्मॉल डी जाएगा, मतलब स्मॉल डी इस मदर से आया, ये स्मॉल डी फादर से आया, तो बच्चे ये क्या होंगे, RH नेगेटिव। और जो 50% होंगे वो RH होंगे पॉजिटिव। वो RH पॉजिटिव कब बनेंगे, जब मदर से स्मॉल डी आएगा और फादर से कैपिटल डी आएगा। तो मैं इसको आप समराइज़ करता हूँ। अगर माँ, वो तो हमने कह दिया वो होमोजाइगस रिसेसिव RH नेगेटिव है। फादर के अंदर दो पॉसिबिलिटी, अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा फिर ऑल चिल्ड्रन RH पॉजिटिव होंगे, अगर फादर हेट्रोजाइगस होगा तो हाफ RH पॉजिटिव होंगे, हाफ RH नेगेटिव होंगे। अब अगर देखें बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, माँ है वो RH नेगेटिव है, तो अगर ये बी में लिख रहा हूँ बेबी और एम लिख रहा हूँ मदर। अब बच्चे अगर उस बेबी के जो RH जो उसके कुछ मतलब के जो एंटी जीन्स हैं, क्योंकि RH पॉजिटिव मीन के बेबी के अंदर एंटीजीन है, अगर वो RH एंटीजीन प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर के अंदर एंटर हो गई तो मदर के जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट क्या बना देगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। अब वही एंटीबॉडीज़ अगेन प्लेसेंटा से मूव करके इसमें चली जाएंगी, बेबी के अंदर चली जाएंगी। जब वो बेबी के अंदर जाएंगी तो फिर वहाँ पर बच्चे क्या होनी है, हीमोलाइसिस, उसकी जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटलस बोलते हैं। अगेन बच्चे सुन लें, जो बेबी था वो RH पॉजिटिव था, जो उसकी अम्मी थी वो RH नेगेटिव थी। अब चूँकि बेबी RH पॉजिटिव है तो उसमें सारी बात है RH एंटीजन होगी, तो अब वो प्लेसेंटा के थ्रू वो RH एंटीजन प्लेसेंटा को क्रॉस करके इधर आई, मदर के अंदर आई।
अब जब वो मदर के अंदर आएंगे तो उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, तो मदर के अंदर बच्चे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, बच्चे मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। वही RH एंटीबॉडीज़ दोबारा प्लेसेंटा क्रॉस करके फिर जब बेबी के अंदर जाएंगी तो बेबी के एंटीजन को क्या कर देंगी, मतलब उसके रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन काज करेंगी, उसकी हीमोलाइसिस काज करेंगी, उनको ब्रेक डाउन करेंगी, तो जिसकी वजह से उस बेबी के अंदर बच्चे जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो नंबर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटलेस बोलते हैं। अब ये जो बेबी होता है बच्चे, या तो इसकी पहले ही अबॉर्शन हो जाती है, या अगर उसकी बर्थ होती भी है तो उसको इतनी ज़्यादा सीवियर उसके प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में बच्चे उसके जो लीवर और जो स्प्लीन होते हैं बच्चे वो स्वेल हो जाते हैं। वो स्वेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रैपिडली उन्होंने चूँकि वो RBCs प्रोड्यूस करने होते हैं, जिस वजह से उनकी स्वेलिंग हो जाती है और वो भी डैमेज हो जाते हैं। एंड द ब्रेक डाउन, उसके अलावा जब रेड ब्लड सेल की लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होगी तो उसका एक प्रोडक्ट होता है जिनका बोलते हैं बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन अगर वो fetus के अंदर अगर अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा तो बच्चे वो उसके ब्रेन को भी डैमेज करेगा, और उसकी स्किन जो होगी वो वाइट से किसके अंदर आ जाएगी, येलो कलर में आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं जॉइंडस, उसको पीला जरकान भी हो जाएगा। अब अगर बेबी जो है अगर वो अलाइव रहेगा तो बच्चे उसको सीवियर हीमोलिटिक एनीमिक जो है प्रॉब्लम्स वो उसको फेस करने पड़ेंगे, उसको जॉइंडस भी फेस करना पड़ेगा। तो इसका एक ही हाल ये है कि जैसे बेबी की बर्थ हो तो उसके जो ब्लड है उसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, RH नेगेटिव से, क्योंकि जो RH नेगेटिव वाला होगा उसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, उसको रिप्लेस कर देंगे। अब एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर बच्चे मैं दो कंडीशन बताऊंगा। अगर अगर बेबी RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि RH पॉजिटिव बेबी से कुछ चंद एक एंटीजन, कुछ थोड़ी सी एंटीजन माँ के अंदर जाएँ, और माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी बहुत बहुत कम बने, फिर उनमें से कुछ थोड़ी बहुत उस RH पॉजिटिव बेबी के अंदर आएँ। अगर वो थोड़ी बहुत आएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो रहा। दोबारा सुन लें, RH पॉजिटिव बेबी था, हमने यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी लगा रहे हैं कि मे बी ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत एंटीजन माँ के अंदर जाएंगी, हो सकता है वो इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ना करें, एंटीबॉडी थोड़ी बहुत बने, और अगर वही एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर आएंगी तो अगर वो लेस अमाउंट के अंदर होंगी तो इतना ज़्यादा वो जो वहाँ पे हीमोलाइसिस नहीं होगी, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा रेड ब्लड सेल को डैमेज नहीं होगा। मीन यहाँ पर यह कि जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है ना, फर्स्ट जो बेबी वो फिर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो सेकंड जो बेबी होगा बच्चे उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट बेबी की बर्थ होनी है और तो उस वक्त जब प्लेसेंटा जो है वो डिटैच होता है माँ से, मतलब वो बेबी से अलग किया रहता है, तो उस वक्त फिर वो जो बेबी के जो सेल्स होंगे जब वो माँ के ब्लड के अंदर बच्चे एंटर होंगे तो उस वक्त अब चूंकि वो फाइटल जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इस वजह से अब जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो बच्चे उस वक्त अब मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज़ की अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो किसके लिए डैमेज है, वो नेक्स्ट जो बेबी बर्थ के लिए, मतलब जिसकी बर्थ होनी है नेक्स्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है वो प्रॉब्लम काज करेगी, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक, नेक्स्ट बर्थ तक वो RH एंटीबॉडीज़ उस माँ के ब्लड के अंदर रहेंगी, और वो नेक्स्ट जो फीटस है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। तो फिर इससे बचने के लिए बच्चे एक थेरेपी की रहती है, उसमें क्या कहते थे कि जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उसको बच्चे प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद क्या लगाया जाता है, RH एंटीबॉडीज़ लगाई जाती हैं, RH एंटी सीरम, एंटी सीरम किसे बोलते हैं, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ इज कॉल्ड एंटी सीरम। तो बच्चे उसको RH जो एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब वो RH एंटी सीरम में मौजूद हैं, वो उसको इंजेक्ट की जाती हैं। क्यों? वो RH एंटीबॉडीज़ इस वजह से इंजेक्ट की जाती हैं कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त अगर अगर वो fetus के कुछ एंटीजीन अगर माँ के अंदर अगर एंटर हो भी गए हैं तो जो हमने बाहर से आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडीज़ हमने इंजेक्ट की थी वो फ़ौरन उन आने वाली एंटीजीन को क्या कर देंगी, उनको किल कर देंगी। किससे पहले? ताकि वो हमारे उस जो मदर है उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने से पहले जो हमने बाहर से आर्टिफिशियल जो हमने एंटीबॉडीज़ एंटर की थी वो उन एंटीजन को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। दोबारा सुने बच्चे, हमने बाहर से आर्टिफिशियली इंजेक्शन लगाया है RH एंटीबॉडीज़ का, जब मतलब हमने कहा जब बर्थ होगी तो उस वक्त जो फाइटल के जो सेल हैं वो मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो वो जो RH एंटीजन है वो मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने से पहले, उस एक्टिवेशन से पहले ही जो हमने बाहर से इंजेक्शन के थ्रू RH एंटीबॉडीज़ भेजी थी वो उन RH एंटीजन क्या कर देंगे, किल कर देंगे, तो जिस वजह से प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे हम जीन लिंकेज की बात करते हैं। अब बच्चे देखें, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर से बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें, एक क्रोमोसोम का और बच्चे 100 to 1000 ऑफ जीन वो मौजूद हो सकते हैं, एंड जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन द जेनेटिक क्रॉस आर सेड टू बी द लिंक्ड जीन। एक क्रोमोसोम का ऐसे जीन कि जिनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमने बच्चे
मिलकर आगे इनहेरिटेड होना है, हमने सेग्रीगेट नहीं होना, उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होनी, उन्होंने ग्रुप की फॉर्म में ही आगे ट्रांसफर होना। तो उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। एंड द फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ मोर देन वन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन लिंकेज। यहाँ पे बच्चे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मोर देन वन जीन यहाँ पर आना था, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन लिंकेज बोलते हैं। अब अगर बच्चे वो जीन लिंकेज अगर वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। अगर वो जीन लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम पर है, मतलब एक्स या वाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेज बोलेंगे। अब बच्चे हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में उनकी पेयरिंग होती है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हम बात करें टोटल 46 हैं, लेकिन वो पेयर कितने बनते हैं, होमोलोगस पेयर कितने बनते हैं, वो हमारे अंदर 23 बनते हैं। तो उस पूरे होमोलोगस पेयर के ऊपर जितने भी जीन लिंक हैं उनको ओवरऑल क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। दोबारा सुन लें, सेम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन लिंक होंगे उनको ओवरऑल वो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप। और जो लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल होता है। मीन जैसे हम ह्यूमन की बात करेंगे, अब हमारे अंदर बचे चूंकि 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मतलब हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप भी कितने हैं, 23 हैं। पी की बात करें, पाइसम सेटिवम की, अब उसमें होमोलोगस पेयर कितने होते हैं, 7, तो उनके अंदर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 7 होंगे। और बच्चे यहाँ पर ये अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, बल्कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन द ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं बच्चे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल नहीं होता, यहाँ पे ना था द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन द ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि होमोलोगस पेयर 23 होते हैं, तो इस वजह से लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, वो 23 होंगे, 46 नहीं होंगे। अच्छा, द लिंक्ड जीन, बच्चे वही उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जो जीन जो लिंक्ड हैं वो एज इट इज़ फॉर्म में ही ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो। अगर अगर ऐसे ही वो अगर लिंक्ड फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होंगे तो मतलब वहाँ पर कोई किसी किस्म की जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं आएंगी और उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर वो सब कुछ मेंडल के बच्चे अगेंस्ट। आपको मैंने उस वक्त बता भी दिया था कि मेंडल ने जिन करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, उनके जो जीन थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे, वो अलग अलग हो रहे थे। उसकी रीज़न हमने यह कहा था कि मे बी वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर मौजूद हों या एक ही क्रोमोसोम पर अगर वो मौजूद हैं, उनके में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, उनके में किसी किस्म का लिंकेज नहीं था। अगर जिन जीन्स के अंदर लिंकेज मौजूद होगा तो वो एज इट इज़ बच्चे वो ग्रुप की फॉर्म में ही आगे चले जाएंगे, उनके अंदर कोई असॉर्टमेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, या उनके अंदर कोई किसी किस्म की रिकम्बिनेशन नहीं आएगी। अब यहाँ के वही लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्रॉसपॉन्ड टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वही कि जितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने इसके अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे। अब बच्चे मैन के अंदर बात करें, हमारे अंदर 23 होमोलोगस पेयर होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 23 होंगे। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गॉट, इनके जो जीन्स होते हैं वो लिंकेज ग्रुप कौन से बनाते हैं, ऑन द ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया के बच्चे जीन हो गए, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म, वो लिंकेज ग्रुप कौन सा बनाते हैं, ऑन द ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11। और बच्चे जो लिंक्ड जीन होते हैं उनके लोसाई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते, क्योंकि वो लिंक्ड होते हैं, उनके लोसाई बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उनकी असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होने, उन्होंने मतलब अलग अलग उन्होंने बच्चे नहीं होना, उन्होंने एज इट इज़ फॉर्म में ही आगे ट्रांसफ़र हो जाना। अगर वो एज इट इज़ फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होंगे तो इस वजह से वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन के चांस बहुत कम होंगे और उस ऑफस्प्रिंग के अंदर फिर वेरिएशन भी बहुत कम आएंगी। अगर हमारे बच्चे हमने जीन लिंकेज को डिटेक्ट करना हो तो उसके डिटेक्ट करने का आसान सा फार्मूला है। हमने क्या करवाना है, देखें, हमने एक टेस्ट क्रॉस करवाया, हमने उनके अंदर 2 जीन पेयर को हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में पता है बच्चे कि जब उनकी F1 जो जनरेशन होगी वो ऑलवेज हेट्रोजाइगस आएगी। लेट्स सपोज हमारे पास बच्चे वो आ गया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये हेट्रोजाइगस है, ये F1 की जनरेशन है। इस F1 की हेट्रोजाइगस जनरेशन को हमने बैक क्रॉस करवाना है वन ऑफ द पेरेंट, और कौन से पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, मीन स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। दोबारा बच्चे सुन ले, जीन लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए जो हेट्रोजाइगस F1 की जो हेट्रोजाइगस जनरेशन है उसको हमने बैक क्रॉस करवाया वन ऑफ द पेरेंट P1, लेकिन किसके साथ, जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था। अगर ये क्रॉस करवाने के बाद अगर हमारे पास 4 फिनोटाइप अपेयर हों, 1:1:1:1 के अंदर 4 फिनोटाइप अगर हमारे पास फिनोटिपिक कम्बिनेशन ऑब्टेन हों, तो मतलब वहाँ पे कोई किसी किस्म का जीन लिंकेज नहीं है, क्योंकि 2 पेरेंटल आएंगे, 2 रिकम्बिनेंट आएंगे, तो वहाँ पे कोई जीन लिंकेज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो रेशो 1:1:1 से अगर वो डेविएट होती है तो मतलब वहाँ पे फिर जीन लिंकेज मौजूद है। अब अगर पेरेंटल वाले ज़्यादा हों, रिकम्बिनेंट वाले कम हों, तो लिंकेज हुई लेकिन वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। और अगर जो फिनोटिपिक बचे जो कम्बिनेशन है, अगर वो सारी की सारी पेरेंटल होंगी, तो मतलब वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है वो असॉर्टमेंट नहीं हुई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई, यहाँ पे कोई किसी किस्म की रिकम्बिनेशन नहीं हुई, तो मतलब वहाँ पर क्या होगी, शो होगी कंप्लीट लिंकेज होगी।
दोबारा बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, आपको बैक क्रॉस की समझ आ गई होगी। प्रोडक्ट बस रिजल्ट देखें, अगर रिजल्ट के अंदर 4 फिनोटिपिक कम्बिनेशन आती हैं, 2 पेरेंटल 2 रिकम्बिनेंट वाली, तो मतलब वहाँ पे जीन लिंकेज नहीं था, वो उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है। अगर ये जो रेशियो है ये डेविएट करती है, मतलब 3 पेरेंटल वाले आ जाते हैं, 1 रिकम्बिनेंट वाले आते हैं, तो मतलब यहाँ पर जो है वो जीन लिंकेज हुई है, लेकिन वो इनकम्प्लीट जीन लिंकेज, ठीक है। अगर हमारे पास सारी की सारी जो प्रोडक्ट मतलब उसमें सारी की सारी पेरेंटल कम्बिनेशन आ जाएं, तो मतलब वहाँ पे बच्चे क्या हुई है, वहाँ पे कंप्लीट लिंकेज मौजूद है, वहाँ पे कंप्लीट जीन लिंकेज मौजूद है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की रिकम्बिनेशन नहीं हुई। अब बच्चे देखें, अब वैसे तो हम बात करें कि टिपिकल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है बच्चे, तो उसके अंदर तो अगर कंप्लीट जीन लिंकेज होगा तो फिर वो जो हमारे पास जो रेशो आती थी F2 के अंदर आती थी 9:3:3:1, तो वो अपेयर नहीं होगी। दोबारा सुन लें, हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पीछे मेंडल केस में पढ़े थे कि जो F2 की जो फिनोटिपिक आती थी वो आती थी 9:3:3:1। अगर वहाँ पर जीन लिंकेज होगी तो फिर ये फिनोटिपिक रेशो ये अपेयर नहीं होगी, बल्कि ये मॉडिफाई और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3:1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब F2 की जो फिनोटाइप होगी वो भी क्या होगी, 3:1 होगी। हालांकि क्रॉस कौन सा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। दोबारा बच्चे सुन ले, हमने तो वहाँ पे ये देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 के अंदर फिनोटाइप रेशो क्या आएगी, 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस के होने के बावजूद F2 के अंदर जो फिनोटाइप आएगी वो आएगी 3:1। तो ये इसकी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू जीन लिंकेज। और इसको बच्चे स्टडी किसने किया था, TH मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला। अभी हम इसको देख लेते हैं, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। बच्चे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके अंदर 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को इसने स्टडी किया था। अब यहाँ पर उसने वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 को स्टडी कर रहा है बच्चे, एक उसका विंग लेंथ और एक उसकी विड्थ ऑफ द एब्डोमेन। अब जो लॉन्ग विंग हैं वो डोमिनेंट हैं किसके ऊपर, शॉर्ट विंग के ऊपर, या जिनको वेस्टिजियल रिंग भी बोलते हैं, विंग भी बोलते हैं। अगर एब्डोमेन की बात करें, जिनका ब्रॉड होगा वो डोमिनेंट होगा, जिनका नैरो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास रिसेसिव होगा। अब हमने बच्चे पहले ये कहा था, अच्छा अब बच्चे जब उसने देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने लगे, डाई हाइब्रिड उसने लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन वालों को आपस में क्रॉस कराया, मीन ये दोनों क्या थे, ये दोनों डोमिनेंट वाले हैं, इनको मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको क्रॉस करवा दिया होमोजाइगस रिसेसिव थे। तो F1 की जितनी भी प्रोजेनी आएंगी वो सारे के सारे कौन से आएंगे बच्चे, वो वाले लॉन्ग विंग्स वाले आएंगे और ब्रॉड एब्डोमेन वाले आएंगे, क्योंकि वो दोनों डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन जब उसने F2 के अंदर इन्हीं आपस को मेट करवाया, तो F2 के अंदर हालांकि आनी क्या चाहिए थी, 9:3:3:1 आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बच्चे क्या रेशो आई थी, फिनोटिपिक रेशो 3:1 आई थी F2 के अंदर, हालांकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मतलब जो 3 थे वो लॉन्ग विंग्स और ब्रॉड एब्डोमेन वाले थे, और जो एक उनमें से था बच्चे वो शॉर्ट विंग्स और नैरो एब्डोमेन। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ड्यू टू जीन लिंकेज। ये देखें, ये बच्चे हमारे पास, ये देखें होमोजाइगस जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, इनकी जो F1 जनरेशन आ जाए वो सारी की सारी कौन से हैं, लॉन्ग विंग्स वाले और ब्रॉड एब्डोमेन वाले। लेकिन जब इनकी F2 आएगी तो F2 के अंदर देखें जो 3 आ रहे हैं वो लॉन्ग विंग और जो लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन वाले 3 आ रहे हैं, और जो जस्ट 1 है वो बच्चे एक ही बस कौन सा आ रहा है, शॉर्ट विंग वाला और नैरो एब्डोमेन वाला। ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ड्यू टू जीन लिंकेज। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैसे हालांकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, हालांकि यहाँ पर बच्चे जो फिनोटाइपिक रेशो वो कौन सी आनी चाहिए थी, 9:3:3:1 आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली क्या आई है 3:1, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म आई है। क्यों आई है, ड्यू टू जीन लिंकेज। उसने रिजल्ट क्या बनाया था, उसने रिजल्ट भी यही बच्चे कहा था कि वो मेंडल के रिजल्ट से ये क्यों डेविएट कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि जो एब्डोमेन जो विड्थ है उसका जीन और जो विंग की जो लेंथ है उनका जीन वापस में क्या होते हैं बच्चे, आपस में लिंक्ड होते हैं, वो सेम क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, इस वजह से वो लिंक्ड होते हैं। उनकी लिंकेज की वजह से वो मियोसिस के वक्त वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। जिधर जिधर बच्चे जिधर जिधर एब्डोमिनल मतलब कि ब्रॉड वाला, जिधर ब्रॉड एब्डोमेन वाला जिधर जिधर बच्चे जाएगा जीन, तो उसके साथ साथ वो लॉन्ग विंग वाला जो जीन है वो भी उसके साथ साथ जाएगा। तो मतलब उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती, वो लिंक्ड फॉर्म में होते हैं, एज इट इज़ आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो फिनोटिपिक जो रिकम्बिनेशन है वो 9:3:1 की जगह पे क्या आई थी, 3:1, ड्यू टू जीन लिंकेज। हालांकि जो मेंडल था बच्चे उसको इसकी किसी किस्म का आइडिया नहीं था, और उसका बाई चांस क्या हुआ कि उसने जितनी भी ट्रेड्स को स्टडी किया था उन सब के अंदर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी, उन सब के अंदर जो जीन थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अवे थे, उनके अंदर कोई किसी किस्म का जीन लिंकेज मौजूद नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।